नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। आज हम बात कर रहे हैं किस तरीके से डिजिटल भारत को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है और पूरे देश को जोड़ रहा है ट्राई, यानी हमारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, और उसके अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर डीडी न्यूज़ पर। सर, सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा, जब हम डिजिटल भारत की बात करते हैं तो शायद एक दशक पहले की अगर बात की जाए तो लोगों को बड़ा असंभव सा लगता था कि भला ये कैसे संभव हो सकता है कि इतना ज़्यादा हम डिजिटली एडवांस हो जाएं, भारत इतना ज़्यादा तकनीकी रूप से हम कह सकते हैं मजबूत नज़र आए। किस तरीके से आप इस एक दशक में ट्राई की भूमिका को देखते हैं? ट्राई ने पिछले एक दशक में पहले तो मैं कहूँगा पिछले एक दशक में हमारे देश में लगभग जो डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में लगभग एक क्रांति हुई है और बहुत तेज़ी से जो डिजिटल सेवाएं और जो डिजिटल व्यवस्था का उपयोग करके व्यवसाय, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सभी में इसका उपयोग तेज़ी से आगे बढ़ा है। आज की तारीख में जो हमारी सोसाइटी है वो अपने सोशल इंटरेक्शन के लिए, गवर्नमेंट सर्विसेज को यूज़ करने के लिए और अपने दैनिक इकोनॉमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर रही है जी। तो इसको संभव बनाने के लिए ट्राई ने समय समय पर कई रिकमेंडेशन दी, जिनका उद्देश्य था कि इस सेक्टर में जो डिजिटल सेवाएं हैं उनका विस्तार हो, आसानी से उनका विस्तार हो, और जो उपभोक्ता हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनको ये सेवाएं, अच्छी गुणवत्ता की सेवाएं सस्ती दरों पे मिल सकें। यही कारण है कि आज की तारीख में भारत दुनिया भर में जो पर सब्सक्राइबर डेटा कंजम्पशन यहाँ पर अधिकतम वाले देशों में है, और जो हमारी जो डेटा कॉस्ट है वो पूरे विश्व में लोएस्ट स्तर पर है। तो इससे सभी जो हमारे नागरिक हैं उनको डेटा एक सस्ती दर पे उपलब्ध हो रहा है और हमारे नागरिक डेटा डिजिटल सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में जब हम डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, और आजकल तो इंडोर कितना हमें डिजिटल कनेक्टिविटी मिल पा रही है, लोग इसको लेकर काफ़ी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक उनमें क्यूरियोसिटी भी नज़र आती है, चाहते भी हैं, और कहीं अगर वो नहीं मिल पा रही है तो उनके लिए चुनौती और समस्या भी बन जाती है। लेकिन क्या 4G या 5G की जो इस तरह में तमाम समस्याएं आती हैं, ट्राई के लिए भी एक चुनौती हैं इस तरह की? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अब जो समय के साथ में हमारा जो डेटा उपयोग तेज़ी से बढ़ा है जी, और जो 4G 5G सेवाएं आई हैं, इनसे हमें अधिक डेटा कंजम्पशन की सुविधा तो उपलब्ध हो गई है, लेकिन जो इंडोर कनेक्टिविटी है उसकी समस्या अब हमारे सामने आई है जी। तो विशेषकर 5G में जो मिड बैंड यूज़ होता है, जिसमें कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज़ होती हैं, उनमें ज़्यादा डेटा कैरी करने की क्षमता तो है जी, लेकिन जब वो किसी भी बिल्डिंग में दीवार को या उसमें लगे कोई भी ग्लास को या कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर को या मेटल स्ट्रक्चर को जब पार करती हैं जी, तो उन वेव्स की, उन सिग्नल्स की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इंडोर एरिया में बिल्डिंग्स के अंदर कनेक्टिविटी पुअर मिलती है, और ये एक प्रायः आम समस्या है जी। लेकिन इसके लिए किसी तरह का कोई इनिशिएटिव या पहल, या कैसे इसका कोई समाधान ट्राई उस पर काम कर रहा है, या हमारे पास अब हम कह सकते हैं हम पूरे सफल उसमें हो चुके हैं? तो इस समस्या को देखते, ये समस्या एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इसको देखते हुए ट्राई ने 2023 में विस्तृत सिफारिशें सरकार को की हैं। इसका समाधान ये है कि जिस प्रकार से यदि आपको बिजली चाहिए बिल्डिंग में, तो आप इलेक्ट्रिक सप्लाई बिल्डिंग तक लाते हैं और उसके अंदर पूरी बिल्डिंग में उसके अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करके लाइट्स और फैन लगाते हैं जी, या वाटर सप्लाई आप बाहर से लेकर के उसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी प्रकार से आवश्यक है कि जो डिजिटल सिग्नल हैं, जब वो बिल्डिंग में पहुँचें तो उसका इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिसको कि हम डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर इनसाइड द बिल्डिंग कहेंगे, या इन बिल्डिंग सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये आवश्यक है कि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो
बड़े रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हों, चाहे ऑफिसेज हों, चाहे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हों या जी। पब्लिक बिल्डिंग्स हों, उसके अंदर हम डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं और इस डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बिल्डिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड एंटीना लगाए जाते हैं, जो छोटे छोटे एंटीना हैं, जिसके जरिए सभी सर्विस प्रोवाइडर्स का मोबाइल सिग्नल वहाँ उपलब्ध हो जाता है। स्मॉल सेल्स लगाए जाते हैं जी। और इसके अलावा वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स भी लगाए जाते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी न्यूट्रल व्यवस्था बिल्डिंग के अंदर उपलब्ध हो जाती है और पूरे बिल्डिंग में हर क्षेत्र में आपको अच्छा सिग्नल प्राप्त हो सकता है। लेकिन क्या ये जो आप मैं कहूँगा कि एक अच्छी सुविधा सभी के लिए, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि कैसे हमें पूरी कनेक्टिविटी जो है वो मिल सकती है, तो क्या ये सिर्फ जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है उसमें या कमर्शियल जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल हब हैं, या खास तौर से हम कहें कि आप हमारे एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पर हर किसी को इस तरह की सुविधाएँ चाहिए होती हैं, तो क्या ये पूरा जो नेटवर्क है हर जगह इस तरह की हम डिजिटल कनेक्टिविटी पर काम कर रहे हैं? हाँ जी हाँ, ये ज़रूरी है कि ये जो व्यवस्था है इन बिल्डिंग सॉल्यूशन की, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हमारा डिजिटल सेवाओं का उपयोग बढ़ेगा, हाई स्पीड डेटा, हाई डेटा वॉल्यूम का हमें उपयोग करना है, तो उसके लिए आपको जो इंडोर बिल्डिंग्स के या किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर आपको जो अनुभव हो वो अच्छा रहे, आपको दिक्कत ना आए, इसके लिए आवश्यक है कि किसी भी तरह की बिल्डिंग हो, चाहे वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो, ऑफिसेज हों, मॉल्स हों, हॉस्पिटल्स हों या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों या एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, स्टेडियम हो, किसी भी तरह की बिल्डिंग हो, उसमें ये सुविधा प्रदान करना आगे चलकर आवश्यक है। लेकिन ये क्योंकि अगर देखा जाए तो अपने आप में एक बड़ा टास्क है ये भी कि हर जगह हम इतनी बेहतर कनेक्टिविटी दे सकें, तो इसके लिए क्या किस तरह के जो मानक हैं वो अभी तक हमने सुनिश्चित किए हैं, या उन मानकों को पूरा करने के लिए किस तरीके की जो पहल है वो ट्राई कर रहा है? तो ये किसी भी बिल्डिंग में या किसी भी बिल्ट प्रेमाइसेस में हम कहें तो उसमें अच्छी डिजिटल कनेक्टिविटी का प्रावधान करने के लिए उसका जब प्लानिंग है उसी स्तर से उस पर कार्य करना चाहिए, प्लानिंग और डिज़ाइन और उसके निर्माण के दौरान, न कि बिल्डिंग बनने के बाद में जी। तो इसके लिए ट्राई ने सिफारिश की है कि जो हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड है उसमें ऑलरेडी इन बिल्डिंग सॉल्यूशन के लिए प्रावधान है, उसमें और भी उनको और भी सुदृढ़ किया जाए। इसी तरह से जो मॉडल बिल्डिंग बायलॉज हैं, जो कि नियम हैं बिल्डिंग्स बनाने के जी, उनमें भी इसका प्रावधान है, उनको भी और सुदृढ़ किया जाए, ताकि जब भी कोई प्रॉपर्टी इसका निर्माण हो तो वो मानक जो फॉलो करें या जो नियम वो फॉलो करें, उसके तहत ये सुनिश्चित किया जाए कि जो भी बिल्डिंग बने उसमें डिजिटल कनेक्टिविटी का प्रावधान हो। लेकिन क्या ये जो सुविधा है शुरुआत में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर में हमें ज़्यादा नज़र आएगी? ये सुविधा जो हमने व्यवस्था बनाई है, ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों इसको अडॉप्ट करें, ये हमारा प्रयास है। लेकिन लेकिन जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इनको प्रारंभ करना मतलब ज़्यादा संभव होगा, क्योंकि इसमें सरकारें पहल ले सकती हैं जी। और अगर सरकारें पहल लेकर के अपने पब्लिक प्रोजेक्ट्स में इसका प्रावधान करेंगी तो उससे जो प्राइवेट सेक्टर है और उसमें भी इसके प्रति आकर्षण होगा और जो कंज्यूमर्स हैं उनमें इसके बारे में अवेयरनेस आएगी जी। तो सरकारी प्रोजेक्ट्स में इसके बारे में पहल लेना संभव है। लेकिन जब भी हम इस तरह की कोई शुरुआत देखते हैं सर, तो क्या जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी किसी तरह की रैंकिंग या रेटिंग के आधार पर हम मान सकते हैं कि इस तरह से जो पूरा नेटवर्क है, कनेक्टिविटी है, उसकी हम पहल शुरू करेंगे? तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम किसी बिल्डिंग में डिजिटल कनेक्टिविटी का प्रावधान है या नहीं और कैसा है, इसकी जानकारी कंज्यूमर को कैसे मिले, इसके लिए ट्राई ने अक्टूबर 2024 में एक रेगुलेशन जारी किया है, जिस रेगुलेशन के तहत किसी भी प्रॉपर्टी का रेटिंग किया जा सकता है कि उसमें जो डिजिटल कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है, और उसमें उसके कई आयाम हैं, कई पहलू हैं जिनके आधार पे उसका मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे कि उपभोक्ता को एक रिलायबल, रेजिलिएंट और अच्छी क्वालिटी की डिजिटल कनेक्टिविटी मिल सके। और ये जब रेटिंग होगी तो निश्चय ही चूँकि डिजिटल कनेक्टिविटी हमारी दैनिक जीवन की इतनी महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुका है कि जिस प्रॉपर्टी में की रेटिंग डिजिटल कनेक्टिविटी के में अच्छी होगी,
उस प्रॉपर्टी का नेचुरली कंज्यूमर्स में आकर्षण बेहतर होगा, उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन अच्छा होगा और वो अपने जो कंज्यूमर यूज़र्स हैं या जो उसके टेनेंट्स हैं या जो उसके बायर्स हैं उनको बेहतर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकेगा। लेकिन सर इसमें जब हम रेटिंग के अगर आधार की बात करें उस पर अगर आप मुझको जानकारी दे पाएँ, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जहाँ बेहतर सुविधा मिल रही हैं वहाँ लोगों को लगता है शायद ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन जब हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हर किसी के लिए हम मान सकते हैं कि ज़रूरत भी है आज के समय में। तो ऐसे में क्या उसके लिए भी किस तरह का आधार या कोई पहले से गाइडलाइन जो है वो तैयार की गई हैं? तो इसके बारे में ट्राई ने एक जो रेटिंग की जाए उसके बारे में एक डिटेल रेटिंग मैनुअल जारी किया है जो कि इसका आधार होगा जी। और उस रेटिंग मैनुअल में जो इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं उन सभी का प्रावधान किया गया है। तो पहली चीज़ तो उस बिल्डिंग में सभी आवश्यक इन बिल्डिंग डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं। दूसरा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी मिल रही है। तीसरी बात, वो उसमें मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स का प्रावधान उसमें किया गया है कि नहीं। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होना चाहिए ये प्रावधान, और ये प्रावधान ऐसा हो कि जिसमें पावर के लिए अल्टरनेट सप्लाई अवेलेबल हो, क्योंकि अगर कोई भी परिस्थिति आए तो उसमें आपका कनेक्ट सबसे पहली आवश्यकता होती है कम्युनिकेशन। पावर बैकअप होना चाहिए और जो सिग्नल आ रहा है उसके लिए अल्टरनेट पाथ्स होना चाहिए। बिल्डिंग डिज़ाइन में डक्ट्स या केबल रूट्स आदि का प्रावधान हो, टेलीकॉम इक्विपमेंट का प्रावधान हो। किसी कारण से यदि कोई भी डिसास्टर होता है तो उस स्थिति में भी आपका कम्युनिकेशन चलता रहे जी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए रेटिंग मैनुअल में जो पूरी प्रक्रिया है, किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाएगा और किस प्रकार से मार्क्स दिए जाएंगे, इसका प्रावधान किया गया है। और ये एक ट्रांसपेरेंट और स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जी, जो न केवल मूल्यांकन में उपयोगी होगा बल्कि ये एक गाइडेंस है जो हमारे प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं या जो भी प्रोजेक्ट ओनर्स हैं कि जब वो बिल्डिंग बनाएं तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। यानी उसको इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई भी, तो वहाँ पे जब हम मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, जैसे पानी की सप्लाई की बात की जाए या बिजली की सप्लाई की बात हम करें, उसी के जैसे ही अब जो डिजिटल कनेक्टिविटी है इसको भी हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से हम अपनी बिल्डिंग में वाटर सप्लाई पाइपलाइन लगा करके प्रावधान करते हैं या लाइट्स और फैंस के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का प्रावधान करते हैं, उसी तरह अब आवश्यक है कि हम अपनी बिल्डिंग्स के अंदर डिजिटल कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें ताकि जो भी उसमें रहने वाले लोग हैं या उपयोग करने वाले लोग हैं उनको बिल्डिंग में सेटिस्फैक्ट्री डिजिटल कनेक्टिविटी मिल सके। जी बिल्कुल। लेकिन सर जब हम गवर्नमेंट सेक्टर में देखते हैं, जैसा आपने कहा कि वहाँ थोड़ा सा प्रक्रिया हमें आसान लगती है, लेकिन जब हम अलग अलग राज्यों की बात करें या रेरा के नियमों की अगर बात की जाए, तो क्या इस दिशा में जब हम बात करते हैं तो उनके साथ भी एक बेहतर समन्वय ट्राई लगातार कर रहा है? इसमें आपने सही कहा। इसमें जो हमारी राज्य सरकारें हैं और रेरा इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं और उनका एक महत्वपूर्ण रोल है। स्टेट गवर्नमेंट्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स बनाने के नियम हैं, बिल्डिंग बायलॉज हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के तहत तय किए जाते हैं और जो बिल्डिंग्स के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स हैं वो भी लोकल बॉडीज़ देती हैं। तो इन सभी स्तरों पर ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें डिजिटल कनेक्टिविटी का प्रावधान हो। जो हमारी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं वो ये सुनिश्चित कर सकती हैं कि जो मॉडल बिल्डिंग बायर एग्रीमेंट्स हैं उनमें डिजिटल कनेक्टिविटी का प्रावधान हो जी। और कुल मिलाकर राज्य सरकारें, रेरा इसमें एक जो पूरा इकोसिस्टम है उसको इस दिशा में आगे बढ़ाने के बारे में एक महत्वपूर्ण पहल कर सकते हैं जी। लेकिन इस पहल से क्या अब तक कोई जो बिल्डर्स हैं या अगर हम कहा जाए कि जो लगातार नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हमारे देश में हो रहा है, तो क्या अभी तक इस पहल के साथ कोई और जो जुड़ पाए हैं अलग अलग जो बिल्डिंग्स हैं? ये जो पूरा फ्रेमवर्क है ये हाल ही में ट्राई ने कंप्लीट करके, जो हमारा मैनुअल हमने कुछ समय पहले जारी किया है और उसके बाद में हमने जो इसमें रेटिंग करेंगे वो रेटिंग करने की एजेंसीज़ का एम्पैनलमेंट ट्राई कर रहा है जी। और अभी तक पिछले कई महीनों के दौरान हमें कई एप्लीकेशंस प्राप्त हुई और अब तक हमने 20 रेटिंग एजेंसीज़ का एम्पैनलमेंट कर लिया है जी। और जो पूरी प्रक्रिया है उसके लिए उसको ट्राई के माध्यम से
किया जाएगा, ताकि कोई भी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, कोई भी प्रॉपर्टी मैनेजर है, वो यदि अपनी प्रॉपर्टी का रेटिंग कराना चाहता है तो वो ट्राइको के पास अपने रजिस्टर करके फिर एक डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी एंगेज कर सकता है और जो पूरी प्रक्रिया है उसका डिटेल्स ट्राई के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा। अभी तक हमने 20 रेटिंग एजेंसीज को एम्पैनल कर लिया है और उसके बाद में हमें ऑलरेडी 5 प्रॉपर्टी मैनेजर्स हमारे पास में रजिस्टर कर चुके हैं और वो अब डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी को एंगेज करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और सर ख़ासतौर से क्योंकि जब हम उपभोक्ताओं के नज़रिए से देखते हैं, आज हर कोई इस तरह की सुविधा लेना चाहता है, फिर चाहे वो किसी बड़ी हम कह सकते हैं सोसाइटी में हो, फ्लैट सोसाइटी में हो, लेकिन जो आजकल हम देखते हैं कि कल्चर हमें नज़र आता है अलग सोसाइटी उसका, उसमें भी क्या एक आम जनता जो है या आम बिल्डर जिसने हम कह सकते हैं कि एक छोटी सोसाइटी बनाई, वहाँ शायद उतने ज़्यादा संख्या में घर नहीं हैं, तो क्या वहाँ भी हम इस तरह की सुविधाएं जो हैं दे सकते हैं? जी आवश्यक है कि इवन छोटी सोसाइटी में भी इस तरह की सुविधाएं दी जाएं और ये संभव है। और उस जो भी कोई छोटी सोसाइटी है या छोटा बिल्डर है जो अपनी प्रॉपर्टी डेवलप कर रहा है, वो भी अपने आप को इस प्रक्रिया में रजिस्टर करके और अपना रेटिंग प्राप्त कर सकता है और ये उपभोक्ताओं के लिए बहुत उपयोगी भी होगा। जी। और खासतौर से सर जब हम उपभोक्ताओं की बात करते हैं तो उनके नज़रिए से अगर देखा जाए, ट्राई में काफ़ी बड़े बदलाव हमें नज़र आते हैं या कहा जाए कि रिफॉर्म जो हैं वो काफ़ी नज़र आते हैं। किस तरीके से उपभोक्ताओं के नज़रिए से क्या कुछ अहम बदलाव जो हैं वो ट्राई ने किए हैं सर्विसेज में? देखिए, अगर उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से हम देखें तो उसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस का जो के बारे में पिछले लगभग 1.5-2 वर्ष में ट्राई ने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं जिससे तेज़ी से क्वालिटी ऑफ सर्विस में सुधार आ रहा है। इसके अलावा जो स्पैम की समस्या है उसको डील करने के लिए हमने कई पहल ली हैं और जो उपभोक्ताओं को एक जो फाइनेंशियल सेक्टर से कॉल आती हैं उसमें उनको रिलायबल कॉलिंग मिले, इसके लिए हमने एक 1600 सीरीज़ का प्रावधान किया है ताकि जो भी फाइनेंशियल सेक्टर से सर्विस या ट्रांजैक्शन की कॉल्स आएँ वो उनको कॉन्फिडेंटली आइडेंटिफाई कर सकें और उसको मतलब उसका एक विश्वसनीयता रहे। आसान भाषा में अगर समझें, बैंक से अगर कोई कॉल हमारे पास आ रही है और वो सही कॉल है तो वो 1600 के जरिए हमारे पास आएगी। जी तो जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। यदि बैंक से कॉल आ रही है तो वो 1600 से शुरू होने वाली सीरीज से आए जो कि पूर्व में या आज की तारीख में किसी सामान्य मोबाइल नंबर या लैंडलाइन से आती है तो और यदि वो कहे कि मैं फलां बैंक के फलां ब्रांच से बोल रहा हूँ तो उपभोक्ता को ये शक हो सकता है कि कॉल सही है या विश्वसनीय है या नहीं है और इस प्रकार से कॉल करके उपभोक्ता के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड भी किया जा सकता है। लेकिन अब यदि ट्रांजैक्शन से संबंधित या सर्विस से संबंधित कॉल है तो वो 1600 से शुरू होने वाले नंबर से ही आएगी और उसको उपभोक्ता कॉन्फिडेंटली विश्वसनीयता के साथ उसको अटेंड कर सकता है। बिल्कुल। और अब से पहले हम देखते थे 1800 या 140 140 की, तो वहाँ तो हम अक्सर देखते थे जो भोक्ता हैं या मैं अपनी भी बात करूँ हम अक्सर उसको ब्लॉक पे कर देते थे, लेकिन अब ये एक फ़ायदा रहेगा कि अगर हमें 1600 से कॉल आ रही है तो उसको हम वैलिड मान सकते हैं। यानी इनफैक्ट अगर 1600 से कॉल आ रही है तो उसको ब्लॉक नहीं करना चाहिए बल्कि उसको ज़रूर अटेंड करें क्योंकि वो आपके किसी ट्रांजैक्शन से या आपकी सर्विस से संबंधित है तो उसको ब्लॉक करना उचित नहीं होगा, उसको अटेंड करना चाहिए। और ये सर क्योंकि जब आज के समय में हम देखते हैं साइबर क्राइम किस तरीके से बढ़ रहा है और वहाँ पे एक मेन माध्यम जो है, मेन मीडियम जो है, हम देखते हैं किस तरीके हमारे फ़ोन जो हैं, सिम हैं, इसके ज़रिए होता है, तो काफ़ी हद तक क्या उस पर लगाम लग पाएगी? क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं साइबर फ्रॉड जो हैं वो बैंक का नाम लेते हैं कि बैंक फलाना बैंक से हम बात कर रहे हैं, आपका या इंश्योरेंस है, आपका FD है, तरह तरह की बातें वो करते हैं, तो उस पर काफ़ी हद तक लगाम लग पाएगी अब? तो साइबर फ्रॉड का जो एक आयाम है कि जो कोई व्यक्ति जो फ्रॉडस्टर है वो कॉल करके अपने आप को बैंक या इंश्योरेंस कंपनी आदि से आइडेंटिफाई करे, उस पर इससे लगाम लगेगी। और वो यदि 1600 सीरीज़ के बजाय किसी मोबाइल नंबर से या लैंडलाइन से कॉल कर रहा है तो ज़रूर ही उपभोक्ता को उसे शक के नज़रिए से देखना चाहिए और कॉशियसली डील करना चाहिए।
जी, तो आने वाले समय में यानी और बेहतर जो सेवाएं हैं ट्राई लगातार अपने उपभोक्ताओं को दे रहा है। और ऐसे में अगर सर बात की जाए, क्योंकि लगातार हम नई नई जो सुविधाएं हैं वो अपने उपभोक्ताओं को देते हैं, लेकिन क्या इसके साथ साथ अब अगर बात की जाए पिछले एक दशक में एक जो भरोसा था ट्राई पे, वो और ज़्यादा मजबूत आपको लगता है कि उपभोक्ताओं का भरोसा और ज़्यादा मजबूत हुआ है, जो विश्वास है वो और बढ़ा है अब? निश्चय ही ट्राई पर उपभोक्ताओं का विश्वास है, और जितने हम लोगों ने लगातार समय के साथ साथ जो स्टेप्स हम ले रहे हैं, जो कम्युनिकेशन की ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ाने के लिए, तो उससे उपभोक्ताओं का इसमें विश्वास बढ़ा है जी। इसके साथ ही जो कंज्यूमर्स की और उपभोक्ताओं की जो शिकायतें हैं उनका समय से निराकरण हो, इसके बारे में भी हम पहल कर रहे हैं और लगातार कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं जी। तो इन सभी पहलों से उपभोक्ताओं का विश्वास ट्राई में बढ़ा है। बिल्कुल सर, और इसी पहल में अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से डिजिटल सहमति की अगर बात की जाए, तो वहाँ पे किस तरह का रुझान जो है वो अभी तक मिला है जब इस पायलट मोड में इसकी शुरुआत हुई? तो अभी हमने ट्राई ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो है डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन का पायलट प्रोजेक्ट। तो जो हमारी डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्ट्री की प्रक्रिया है, उसमें ये प्रावधान है कि कोई भी उपभोक्ता यदि वो किसी भी सेक्टर विशेष से कोई प्रमोशनल कॉल्स, मार्केटिंग कॉल नहीं चाहता है तो वो उसको ब्लॉक कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि वो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी आदि से कोई प्रमोशनल कॉल नहीं चाहता तो वो पूरे सेक्टर को ब्लॉक कर सकता है जी। लेकिन वो उपभोक्ता यदि चाहे तो मुझे कोई पर्टिकुलर बैंक या पर्टिकुलर कंपनी की प्रमोशनल कॉल्स में उसको इंटरेस्ट है तो वो उसको उस कंपनी विशेष को अपनी कंसेंट दे सकता है। ये प्रावधान हमारे रेगुलेशन में है जी। तो अब ये प्रावधान जो अभी तक ये कंसेंट्स अवेलेबल हैं ये पेपर फॉर्म में हैं या देश भर में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में लोगों ने स्टोर की हुई हैं जो कि वेरीफाइबल नहीं है जी। और कंज्यूमर अगर उसको रिवोक करना चाहे, उसको बंद करना चाहे तो वो आसानी से संभव नहीं है। तो ये इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और उपभोक्ता को एम्पावर करने के लिए कि वो जब चाहे अपनी कंसेंट को रिवोक कर सके और जब चाहे उस कंसेंट को वापस लागू कर सके, इसको हम डिजिटाइज कर रहे हैं जी। और ये पायलट प्रोजेक्ट इसी दिशा में लिया गया है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये अब शायद हम पर निर्भर करेगा कि कौन हमें कॉल कर सकता है, क्योंकि अब से पहले तो इस बात को शायद असंभव माना जाता था। नहीं, ये डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन का जो प्रोजेक्ट है जी। जब ये पूरी तरह इम्प्लीमेंट होगा तो उपभोक्ता ये निर्णय कर पाएगा कि किस कंपनी से उसको प्रमोशनल कॉल्स चाहिए और किससे नहीं चाहिए। जी। तो ना सिर्फ अगर यहाँ पे सर किस तरह की कंप्लेंट आती है, क्योंकि अक्सर हम कोशिश करते हैं कि जैसा आपने बताया कि अगर 1600 नंबर से कॉल आ रही है वो वैलिड है, लेकिन इसके बावजूद जैसा आपने कहा कि अब कंसेंट जो है, डिजिटल सहमति जो है हमारी, अगर वो मान्य हो जाती है और उसके बावजूद अगर किसी तरह की कॉल आती है, अक्सर हम देखते हैं कि जो प्राइवेट नंबर्स हैं उसके ज़रिए कॉल आने लगती है, तो ऐसे में क्या कुछ प्रावधान है? उपभोक्ता अगर कभी कभी, क्योंकि बहुत परेशानी होती है, तो ऐसे में क्या वो कर सकते हैं? तो ये जो स्पैम कॉल की समस्या है या जिसको हम तकनीकी शब्दों में अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन कहते हैं, इसके बारे में ट्राई ने एक बहुत मजबूत रेगुलेटरी व्यवस्था बनाई हुई है जो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो यदि इसको हम पूरी तरह से समझना चाहें तो पूरे देश भर में प्रतिदिन लगभग 11,000 करोड़ वॉइस कॉल या एसएमएस होते हैं जी। और इसमें स्पैम को कंट्रोल करने के लिए दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक तो यदि जो कॉलर हैं वो कोई रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर हैं तो हर प्रत्येक रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर की जो कॉल है या एसएमएस है उसको चेक करने के लिए हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर व्यवस्था बनाई है और हर रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर की जो एसएमएस या कॉल है वो उस डीएलटी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जाती है और यदि किसी उपभोक्ता ने यदि उसको ब्लॉक किया हुआ है कि मुझे मार्केटिंग कॉल नहीं चाहिए तो वो डीएलटी प्लेटफॉर्म पे वो कॉल रुक जाती है। जी। जो आपने बताया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि व्यक्तिगत नंबरों का एक तरह से कहा जाए मिसयूज़ करके या दुरुपयोग करके व्यावसायिक कॉल्स करते हैं जिससे कि कंज्यूमर को डिस्टर्बेंस हो सकता है। जी।
तो उनको डिटेक्ट करने के लिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। जो हमारे प्रमुख सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जी, उन्होंने अपने सिस्टम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगाया है और उसके आधार पे वो जो स्पैम कॉलर्स हैं या स्पैम एसएमएस हैं उनको आइडेंटिफाई करके और उस पर वार्निंग देते हैं। जी, तो इस प्रकार से इन दोनों व्यवस्थाओं को मिला करके यानी जो ब्लॉकचेन बेस्ड हमारा डीएलटी प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा और एआई के द्वारा प्रतिदिन 40 करोड़ के करीब जो वॉइस कॉल्स या एसएमएस या तो रुक जाते हैं या उनके साथ वार्निंग जाती है, जिससे कि उपभोक्ता अलर्ट हो जाता है। और जो हमारी ये मजबूत व्यवस्था है इसी का प्रभाव है कि जहां हमारे देश में प्रतिदिन 11,000 करोड़ के लगभग वॉइस कॉल या एसएमएस हो रहे हैं जी, उसकी तुलना में प्रतिदिन जो स्पैम की कंप्लेंट है उनकी संख्या केवल 13,000 है। यानी लगभग 1 करोड़ वॉइस कॉल और एसएमएस के कंपैरिजन में एक कंप्लेंट जी आती है जी। तो ये रेशो है तो जो कि बहुत ही उसकी कंपैरिजन में बहुत कम है जी। यानी स्पैम से आज़ादी जो है हमें मिल सकती है और ट्राई के तो जो आखिरी 2 लेटर हैं उसमें भी एआई का हम कह सकते हैं किस तरह की मौजूदगी है। तो क्या ये जो आने वाला समय है इसमें एआई तकनीक और उसके साथ साथ किस तरीके से जब हम विकसित भारत विज़न को देखते हैं बहुत जो बदलाव हैं वो नज़र आएंगे आने वाले समय में? जी, ट्राई की ये जिम्मेदारी है और ट्राई इसके लिए कटिबद्ध है कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं उनमें उनके बारे में समय से व्यवस्था बनाए और टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारा संचार तंत्र समय से उपयोग करके उपभोक्ताओं को बेहतर और विश्वसनीय सेवा प्रदान कर सके। ट्राई इसके बारे में निरंतर कार्य करता रहता है। जी बिल्कुल। तो बेहतर सुविधाएं जो हैं देखिए किस तरीके से उपभोक्ताओं को लगातार मिल रही हैं और ख़ासतौर से जब हम इंडोर डिजिटल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी ट्राई लगातार प्रयासरत है और हम कह सकते हैं तो परिणाम जो हैं वो भी काफ़ी सुखद हैं और ख़ासतौर से हर कोई यही चाहता है कि जहाँ भी वो रहें डिजिटली कनेक्ट ज़रूर रहें, क्योंकि आज के समय में तकनीक के साथ जिस तरीके से हम जुड़कर चल रहे हैं वो बेहद ज़रूरी कि आप पूरी तरीके से डिजिटली ना सिर्फ अवेयर रहें बल्कि डिजिटली कनेक्ट भी रहें। और जब जैसे अवेयर रहेंगे तो ना सिर्फ साइबर फ्रॉड की बात की जाए, तमाम तरह की जो इस तरह की गतिविधियां हैं उनसे आप काफ़ी दूर रहेंगे। तो आने वाले समय में ट्राई जो है किस तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका भी अपनी निभाएगा विकसित भारत में, खासतौर से जो डिजिटल भारत की हम बात कर रहे हैं वहाँ भी लगातार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अनिल जी आपका बहुत बहुत आभार, इतना महत्वपूर्ण समय आपने हमें दिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे ये मौका मिला आपके दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी में शेयर कर सका, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो जाना आप सभी ने किस तरीके से लगातार ट्राई जो है वो ना सिर्फ सुविधाओं पर भी ध्यान देता है और जो उपभोक्ता हैं उनको तमाम जो दिक्कतें आती हैं उनके सामने जो चुनौतियां रहती हैं उनका समाधान क्या हो सकता है, अलग अलग पहल जो हैं वो लगातार शुरू की गई हैं जिससे हर एक उपभोक्ता तक जो फ़ायदा है वो पहुंच सके और ये जो नया भारत है डिजिटली और भी ज़्यादा मजबूत बने, सशक्त बने और बहुत जल्द विकसित हो सके। फिलहाल के लिए इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।